Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 18th lecture on algebra. Course code is MTH376 and it's for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so it's our 18th lecture. First a brief recap of what we have done in the last lecture. In the last lecture we did a thorough revision of permutation concepts. We also talked about alternating group and the cyclic groups. Okay, so हमने ये बात की है काफ़ी बार कि परमुटेशन कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत अहम हैं, ग्रुप थ्योरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. तो उनके जो मेन थ्योरी थी उसको हमने तकरीबन देख लिया, उसका ओवरव्यू कर लिया. उसमें हमने परमुटेशन की बात की, फिर परमुटेशन किसी सेट की अगर सारी परमुटेशंस लें और उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया, उस बाइनरी ऑपरेशन को हमने कंपोजिशन कहा. हमने ये भी देखा कि हर परमुटेशन जो है वो खुद एक फंक्शन है. तो अगर परमुटेशन फंक्शन है तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है वो हम इसके ऊपर डिफाइन कर सकते हैं. और हमने ये देखा कि कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस जो है वो परमुटेशंस के सेट के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन बनाती है. राइट, तो हमारे पास ये आ गया कि परमुटेशन का जो सेट है उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन आ गया. हमारे पास सेट भी है, बाइनरी ऑपरेशन भी है. उसको हम चेक कर सकते हैं क्या वो ग्रुप बनाता है. फिर हमने चेक किया कि वो वाकई एक ग्रुप बनाता है. तो इस तरह हमने फिर कहा कि अगर आपके पास एक फाइनाइट सेट हो जिसमें लेट्स से n एलिमेंट्स हो, n कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, 3, कुछ भी कोई नंबर हो सकता है, पॉजिटिव होना चाहिए ऑफ कोर्स. तो अगर आपके पास एक फाइनाइट सेट हो, उसके सेट ऑफ परमुटेशंस लें तो वो भी एक ग्रुप बनाएगा. तो उस ग्रुप को हमने कहा कि इसको हम सिमेट्रिक ग्रुप्स कहेंगे ऑफ n लेटर्स. राइट, इन जनरल अगर आपके पास कोई भी सेट हो उसका जब आप परमुटेशन ग्रुप बनाएंगे तो उसको भी सिमेट्रिक ग्रुप ही कह दिया करेंगे हम. राइट, तो हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप आ गया. फिर हमने ये देखा कि इसका नाम हमने सिमेट्रिक ग्रुप रखा है तो क्या इसका सिमेट्री से कोई ताल्लुक भी है या जस्ट हमने एक नाम दे दिया, कोई हमारे पास रीज़न नहीं है. तो फिर हमने देखा कि अगर आप n3 लें तो आपके जो ग्रुप ऑफ परमुटेशंस है ऑफ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स वो आपके पास सिमेट्रीज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है. राइट, तो अगर आप कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल लें जिसकी ऑफ कोर्स 3 साइड्स होंगी और 3 ही वर्टिसेस होंगे उसके, और उसकी सारी साइड्स की लेंथ सेम होगी, उसके सारे एंगल्स भी सेम होंगे. तो आप कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे उसके जो सिमेट्रीज बनती हैं, कौन सी सिमेट्रीज, रोटेशनल और रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज को हमने फ्लिप्स भी कहा है. राइट, तो वो आपकी जो सिमेट्रीज हैं उनको आप एक सेट में रखेंगे तो वो आपके पास एक ग्रुप बनाएगा. और वो ग्रुप क्या है आप ये चेक कर सकते हैं कि वो S3 ही है. राइट, इसी तरह आप अगर सेट हो 4 एलिमेंट्स का तो आपके पास S4 बनेगा. लेकिन ये जो हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी कि 3 एलिमेंट्स अगर आपके पास हो तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सिमेट्रीज हैं. अगर हम 4 साइड्स वाली फिगर लें यानी स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर की सिमेट्रीज जो हैं क्या वो ग्रुप बनाएगी, वो भी एक ग्रुप बनाएगी. और इस तरह जो हमारे पास एक रेगुलर n गॉन है उसकी हमने रोटेशनल और रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज अगर लें, उनको एक सेट में रखें, वो एक ग्रुप बनाएंगी. और वो ग्रुप उसको हमने कहा था कि इसको हम डायहेड्रल ग्रुप कहेंगे. तो डायहेड्रल ग्रुप जो है एक n गॉन के ऊपर उसके अंदर 2n एलिमेंट्स आते हैं, n उसके अंदर रोटेशनल सिमेट्रीज होती हैं और n उसके अंदर रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज होती हैं. तो ये दोनों मिलके आपके पास एक ग्रुप बना देती है. राइट, तो इन जनरल डायहेड्रल ग्रुप क्या होता है, आपके पास किसी भी रेगुलर n गॉन की, रेगुलर मुराद सारी साइड्स जो हैं वो उनकी लेंथ सेम हो और जो एंगल्स हैं वो भी साइड्स के दरमियान में वो भी सेम हो. तो आपके पास जो रेगुलर n गॉन है उसकी आप सिमेट्रीज लें, रोटेशनल और रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज, उनको एक सेट में रखें. तो जो आपके पास जो सेट बनेगा उसके ऊपर परमुटेशंस भी हैं, ये जो सिमेट्रीज आपके पास आएंगी. तो आप हर परमुटेशन एक फंक्शन है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो आप इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे तो ये भी आपके पास एक ग्रुप बन जाएगा और इसको हमने डायहेड्रल ग्रुप कहा. तो 2n एलिमेंट्स टोटल इसमें आएंगे. राइट, फिर हमने कुछ नए थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशंस दी कि आपके पास एक साइकिल क्या होता है. साइकिल एक ऐसी परमुटेशन होती है
जिसमें लेट्स से हम साइकिल को लिखते हैं, साइकिल को हम लिखते हैं लेट्स से I1 I2 अप टू सो ऑन IK। तो इसको हम साइकिल कहेंगे अगर I1 जो है वो I2 के ऊपर मैप हो रहा हो, I2 जो है वो I3 के ऊपर मैप हो रहा हो, और इसी तरह IK जो है वो वापस I1 के ऊपर मैप हो रहा हो। तो हर एलिमेंट जो है वो उससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहा है, I1 I2 के ऊपर, I2 I3 के ऊपर, इसी तरह जो भी एलिमेंट है वो उससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहा है। इसको हमने साइकिल कहा। फिर हमने कहा कि जो भी आप परमुटेशन लेंगे उसको आप प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में लिख सकते हैं। डिसजॉइंट से मुराद ये कि दो साइकिल डिसजॉइंट होंगे अगर उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। फिर हमने कहा कि एक ट्रांसपोजिशन हम लेंगे। ट्रांसपोजिशन ये होती है अगर साइकिल की लेंथ 2 हो, यानी साइकिल में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हों, तो उसको हम ट्रांसपोजिशन कह देते हैं। फिर हमने कहा कि कोई भी आप साइकिल लेंगे उसको आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिख सकते हैं, राइट। तो हर परमुटेशन जो है उसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिख सकते हैं। फिर हमने एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जिसमें ये कहा गया कि अगर आप एक परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिखेंगे तो या उस प्रोडक्ट में इवन नंबर ऑफ परमुटेशंस आएंगी या ऑड आएंगी। ये नहीं हो सकता कि एक परमुटेशन जो है वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है और ऑड नंबर्स की फॉर्म में, राइट। तो इससे हमारे पास एक डेफिनेशन आई कि हम इवन और ऑड परमुटेशंस की बात कर सकते हैं। इवन परमुटेशंस वो हैं कि जब परमुटेशन को आप लिखें प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में तो आपके पास इवन नंबर ऑफ परमुटेशंस आए, राइट, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आए उस प्रोडक्ट में। इसी तरह ऑड परमुटेशन ये होगी कि अगर आप परमुटेशन को लिखें एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस तो आपके पास उस प्रोडक्ट में ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आए, राइट। तो फिर हमने एक अल्टरनेटिंग ग्रुप डिफाइन किया। अल्टरनेटिंग ग्रुप में हमने ये कहा कि अगर आपके पास एक सिमेट्रिक ग्रुप है उसकी सारी इवन परमुटेशंस को आप एक सेट में रखें तो वो सेट जो है आपके पास वो एक ग्रुप बनाएगा। और वो ग्रुप कौन सा बनाएगा? वो ग्रुप बनाएगा अल्टरनेटिंग ग्रुप उसको कहेंगे। तो उसमें सिर्फ इवन परमुटेशंस आ रही हैं, राइट। और इस सेट में कितनी परमुटेशंस आ रही हैं? अगर टोटल सेट की जो एलिमेंट्स हैं टोटल सेट के अंदर वो n फैक्टोरियल हैं तो इवन उसमें से n फैक्टोरियल ओवर 2 होंगे और n फैक्टोरियल ओवर 2 ऑड होंगे, राइट। सो आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे, राइट। तो फिर हमने ये क्वेश्चन किया कि क्या जो हमारे पास इवन परमुटेशंस का तो हमारे पास ग्रुप बन गया, तो क्या हमारे पास ऑड परमुटेशंस हैं वो भी ग्रुप बनाती हैं या नहीं? तो फिर हमने ये चेक किया कि ये ऑड परमुटेशंस का अगर आप सेट लेंगे तो वो ग्रुप नहीं बनाएगा क्योंकि आइडेंटिटी परमुटेशन सबसे पहले इसमें मौजूद नहीं होगी, राइट। तो इसलिए ये आपके पास एक ग्रुप नहीं बनाएगा, ऑड परमुटेशन जो हैं वो ग्रुप नहीं बनाएगी, राइट। तो फिर इसके साथ हमने परमुटेशंस की जो डिस्कशन है उसको क्लोज किया। हमारे पास अल्टरनेटिंग ग्रुप जो है वो एक सब ग्रुप है सिमेट्रिक ग्रुप का। इसके अलावा भी सिमेट्रिक ग्रुप के सबसेट्स होते हैं। फिर हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा सिमेट्रिक ग्रुप्स के बारे में कि सिमेट्रिक ग्रुप्स हैं इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, राइट। सिमेट्रिक ग्रुप्स इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होते। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी सिमेट्रिक ग्रुप लें Sn और आपके पास n जो है वो 3 हो या 3 से बड़ा हो तो आपके पास इन जनरल Sn जो है नॉन अबिलियन आएगा। इन जनरल Sn जो है वो नॉन अबिलियन आएगा। मतलब इसमें 2 एलिमेंट्स अगर लेंगे उनका आप प्रोडक्ट डिफरेंट ऑर्डर्स में लेंगे तो आपके पास डिफरेंट आंसर्स आएंगे। इसकी आपको एग्जांपल करके बताई और होपफुली ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा। तो इससे पहले आपके पास जो नॉन अबिलियन ग्रुप्स थे उनकी एक ही एग्जांपल थी आपके पास, वो ये थी कि अगर आप इन्वर्टेबल मैट्रिसेस लें अंडर मल्टीप्लिकेशन तो वो आपके पास एक नॉन अबिलियन ग्रुप बनाती है। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आ गई नॉन अबिलियन ग्रुप्स की। मतलब ये कि आप सिमेट्रिक ग्रुप लें कोई भी 3 से बड़ा n ले लें, 3 ले लें तो 6 एलिमेंट्स का आपके पास एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। इसी तरह 4 ले लें तो 24 एलिमेंट्स का आपके पास एक नॉन अबिलियन ग्रुप है।
इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स आएंगे तो ही नॉन अबिलियन बनेगा ग्रुप। ग्रुप जो है फाइनाइट भी नॉन अबिलियन है, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो नॉन अबिलियन हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स नॉन अबिलियन हैं, राइट। तो ये हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप्स की कुछ एग्जांपल्स आ गई। ओके, सो फिर मैंने आपको कहा कि अबिलियन होना ग्रुप की जो है ये एक बहुत नेचुरल प्रॉपर्टी है, और ये हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा ग्रुप जो है वो अबिलियन होगा। अगर हमारा ग्रुप अबिलियन नहीं है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम उसका काफ़ी बार हम उसके सिर्फ अबिलियन पार्ट को भी स्टडी करते हैं, और ये पॉसिबल है कि सारा ग्रुप तो नॉन अबिलियन हो, लेकिन अगर उसका कुछ पार्ट लें तो वो हो सकता है अबिलियन हो, यानी कॉम्यूटेटिव हो, राइट। तो अब हमारे पास ग्रुप्स जो हैं वो नॉन अबिलियन भी होते हैं, अबिलियन भी होते हैं, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न होता है, हम ये चाहते हैं कि ग्रुप्स जो है वो अबिलियन हो, क्योंकि ग्रुप का अबिलियन होना ये बहुत नेचुरल प्रॉपर्टी है, राइट। दो एलिमेंट्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो आंसर सेम आना चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 + 3 3 + 2 के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह दो एलिमेंट्स को आप किसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ये भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 × 3 जो है वो 3 × 2 के इक्वल होना चाहिए, राइट। और इसी तरह इन रियल लाइफ में भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चीजें जो हैं वो कॉम्यूटेटिव होंगी, राइट। तो हम जो है बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कॉम्यूटेटिव ग्रुप्स के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या कोई ऐसे ग्रुप्स हैं, आर देयर एनी ग्रुप्स which are always abelian, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि कोई ऐसे ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं जो हमेशा अबिलियन या कॉम्यूटेटिव होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे और हम एक स्पेशल क्लास ऑफ ग्रुप्स की बात करेंगे, और हम देखेंगे कि ये जो नई हमने स्पेशल क्लास ऑफ ग्रुप्स की बात की है, ये ग्रुप्स हमेशा अबिलियन होते हैं। और इन ग्रुप्स को हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा इनका ब्रीफ ओवरव्यू किया था। इन ग्रुप्स को हम साइक्लिक ग्रुप्स कहते हैं, राइट। तो आगे जो नेक्स्ट डिस्कशन हमारी है वो हमारी टोटल इस लेक्चर में साइक्लिक ग्रुप्स, और नेक्स्ट लेक्चर में भी होपफुली हम साइक्लिक ग्रुप की डिस्कशन को ही कंटिन्यू करेंगे, ओके, राइट। तो साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। साइक्लिक ग्रुप्स में लास्ट लेक्चर में भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिला था कि साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ साइक्लिक सब ग्रुप से, और फिर मैं साइक्लिक ग्रुप के ऊपर आ जाऊंगा कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। पहली डेफिनेशन ये है कि साइक्लिक सब ग्रुप क्या होता है। तो आपके पास एक ग्रुप है जी, उसका कोई एलिमेंट ले लें। आप एक ग्रुप है जी, उसका कोई सा एक एलिमेंट ले लें, राइट। और आप एक सेट बनाएं। आपके पास लेट्स से एक ग्रुप है जी, इसमें मैं जी को सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेता हूं, ओके। अब इंटीजर्स जो है ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर ग्रुप नहीं है, लेकिन एडिशन के अंदर ये ग्रुप है। तो जी मेरे पास जो है वो z है अंडर एडिशन, ओके। अब इसका एक सेट बनाएं आप, कोई एक एलिमेंट सबसे पहले लें। तो मैं लेट्स से ले लेता हूं 2g के अंदर 2 एक एलिमेंट है, राइट, ओके। तो इससे आपने एक सेट बनाना है। कौन सा सेट बनाएंगे? ऐसा सेट जो इसकी सारी पावर्स जो जिस सेट में आए। लेकिन ये एडिशन का ऑपरेशन है, तो अगर एडिशन का ऑपरेशन होगा तो हमारे पास a जो है वो होगा n टाइम्स a। n जो है वो एक इंटीजर है, राइट। तो अब आपने एक सेट बनाना है जिसमें इस एलिमेंट 2 के सारे मल्टीपल्स रखने हैं। और कौन से मल्टीपल्स रखने हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर मल्टीपल्स, राइट। तो इस 2 को आप इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाएं और उनको एक सेट में रखते जाएं। तो मैंने नया सेट बनाना है h, जिसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 तो डेफिनेटली इस सेट में आएगा। फिर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 4 इस सेट में आएगा। इसके अलावा फिर नेक्स्ट मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 इस सेट में आएगा। और
2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 इस सेट में आएगा। मल्टीप्लाई 2 को ही करना है, लेकिन इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इंटीजर से। इसी तरह इस सेट में फिर 10 आएगा, 12 आएगा और सो ऑन। अब 1 से मल्टीप्लाई किया, इंटीजर्स में 0 भी तो आता है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, राइट। फिर मैं 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, -2 इसमें आएगा। -2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, -4 और -6, और इसी तरह आपके पास सारे एलिमेंट्स नेगेटिव भी आएंगे इसमें। इसी तरह के सारे नेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, सो एच में मेरे पास किस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं? 0 आ रहा है, +-2 आ रहा है, +-4 आ रहा है, +-6 आ रहा है, और इसी तरह सारे एलिमेंट्स इस फॉर्म के। अब क्या इंटीजर्स के सारे एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं? वेल, 1 अगर हम इस सेट में अगर फाइंड करना चाहें तो 1 डेफिनेटली इस सेट में मौजूद नहीं है, राइट। तो इस सेट में इंटीजर्स के सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे, बल्कि सिर्फ इवन इंटीजर्स इस सेट में आ रहे हैं, राइट। अब ये सेट कैसा है? इस सेट को मैंने सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट किया है, और वो एलिमेंट है 2। इस सेट को सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट किया है। अगर हमारे पास सिर्फ 2 नोन हो और मैं कहूं कि ये मेरा ग्रुप है, ये सेट है जो मैंने जनरेट किया इस 2 से, तो ये आपके पास सेट बनेगा 2 से जनरेट करने। 2 से जनरेट करने का मतलब एडिशन के केस में ये है कि आप 2 के सारे इंटीजर मल्टीपल्स लेंगे। ओके, सो हम ये कह रहे हैं कि हमारा सेट जो है 2 से जनरेट हो रहा है अगर उसमें 2 के सारे इंटीजर मल्टीपल्स आ रहे हो, राइट। अब जो सेट 2 से जनरेट हो रहा है ये आपके पास इवन नंबर्स का सेट आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन नंबर्स और 0 भी इसमें ऑफ कोर्स मौजूद है, राइट। अब ये हमने एक नया सेट बनाया। अगर ये सेट एक ग्रुप बन जाए तो हमारे पास ये ग्रुप जो है ये सब ग्रुप होगा एच का, राइट। अगर ये सेट हमारे पास ग्रुप बन जाए तो ये ग्रुप जो है ये सब ग्रुप होगा किसका? जी का, जेड का, इंटीजर्स का सब ग्रुप होगा, राइट। तो आपके पास ये ग्रुप है, सॉरी ये सबसेट है इंटीजर्स का। क्या ये सब ग्रुप है? हमने ये पहले प्रूव किया हुआ है कि ये अगर आप सबसेट लेंगे, इवन इंटीजर्स का सबसेट लेंगे अगर इंटीजर्स में से, तो वो हमेशा एक ग्रुप बनाएगा, राइट। अगर इवन इंटीजर्स का सबसेट लेंगे आप सेट ऑफ इंटीजर्स में से, तो वो आपके पास हमेशा ग्रुप बनाएगा, राइट। तो अब इसको अगर आपने चेक करना हो तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि अगर आपके पास एक सबसेट हो किसी ग्रुप जी का और उसके अंदर सारी की सारी इंटीजर्स पावर्स हों, तो आपके पास हमेशा ग्रुप बनाती है। अब हम ये भी चलें प्रूव कर देते हैं कि अगर उसके अंदर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन हो तो भी ये ग्रुप बनाएगा, लेकिन ये बहुत ट्रिवियल है और इसके अंदर ज्यादा डिस्कशन नहीं है। आपके पास ये सेट है और n जो है एक इंटीजर है, ठीक है। g आपके पास एक ग्रुप है और a जो है वो ग्रुप का कोई एलिमेंट है। तो हम ये शो करना चाहते हैं कि h जो कि हमने जनरेट किया a से, ठीक है। अगर एक सेट जो है a से जनरेट या किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा तो हम ये इस तरह लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और उसके दरमियान में जो एलिमेंट लिखेंगे हम ये कहेंगे कि ये जो हमारे पास नया सेट या ग्रुप बना है ये इस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। हम इस एलिमेंट से ये सेट फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास h जो है ये इस एलिमेंट a से जनरेट हो रहा है, ओके। अब ये जो सेट है h, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता, राइट। तो अब इसको चेक करना है ये ग्रुप बनाता है या नहीं, तो हमने क्या चेक करना है कि सबसे पहले इसके ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन है जी का वो डिफाइंड है या नहीं, इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो एसोसिएटिव हैं, फिर हमने आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें फाइंड करना है और इसके अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स भी फाइंड करना है, राइट। ओके, सो हम इन कंडीशंस को अब 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो जी का बाइनरी ऑपरेशन है जो कि एडिशन है, राइट। इस केस में हम जी का बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन ले रहे हैं, वो इस सेट के ऊपर वेल डिफाइंड है, राइट। इस सेट के ऊपर डिफाइंड है।
तो अब इसका मतलब ये है कि अगर दो एलिमेंट्स मैं एच में लूं तो उनका जो सम है वो भी एच में होना चाहिए, राइट। बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर वेल डिफाइन होने का ये मतलब है। ओके, तो आप ये लें दो एलिमेंट्स, लेट्स से n टाइम्स a और n एक इंटीजर है। एक और एलिमेंट लेना चाह रहे हैं तो वो लेट्स से m टाइम्स a होगा। a तो चेंज नहीं होगा क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो a से जनरेट हो रहे हैं। तो कोई और अगर एलिमेंट आएगा तो वो इंटीजर को चेंज करने से आएगा, राइट। तो इन दोनों का हम अगर ऐड करें n टाइम्स a प्लस m टाइम्स a तो मेरे पास आ जाएगा n प्लस m इंटू a। अगर n एक इंटीजर है और m एक इंटीजर है तो इन दोनों का सम भी इंटीजर होगा, राइट। तो n अगर इंटीजर्स में से है, m भी इंटीजर्स में से है, तो n प्लस m जो है वो भी इंटीजर्स में से होगा। जैसे 2 हमारे पास इंटीजर है, 5 हमारे पास इंटीजर है, तो इन दोनों का सम भी जो है वो एक इंटीजर होगा। ओके, तो ये इसका मतलब है। तो इसका मतलब है n प्लस m जो है वो भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर्स टाइम a, राइट, इंटीजर टाइम्स a। इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? कोई इंटीजर और उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप a के साथ, कोई सा इंटीजर और उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं a के साथ। तो इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं कि आप इंटीजर हो कोई और उसको मल्टीप्लाई करें a से तो वो सेट में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि n प्लस m टाइम्स a जो है वो भी h के अंदर मौजूद है, राइट। n प्लस m टाइम्स a जो है वो भी h के अंदर मौजूद होगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो h के अंदर वेल डिफाइंड है। h के अंदर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो वेल डिफाइंड है। ओके, अब सेकंड ये हमने चेक करना है कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएटिव हैं। अब एसोसिएटिव कैसे चेक करेंगे? अब जैसे आपके पास 3 एलिमेंट्स आप ले लें इस सेट के अंदर, n ले लें, m ले लें और p ले लें, राइट। इन तीनों एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है, na प्लस ma प्लस pa, राइट। अब ये आपके पास आ जाएगा na और इसमें ऐड करेंगे आप प्लस m प्लस p टाइम्स a, राइट। और इसी तरह फिर आप जब तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा n प्लस m प्लस p टाइम्स a, ठीक है। फिर n, m और p जो हैं ये तीनों इंटीजर्स हैं। ओके, अब अगर आपने इंटीजर्स के सेट में बात कर रहे हैं तो इंटीजर्स तो ग्रुप बनाते हैं खुद, तो इंटीजर्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो तो एसोसिएटिव होंगे, राइट। इंटीजर्स खुद ग्रुप बनाते हैं, राइट। तो इंटीजर के एलिमेंट्स जो हैं वो एसोसिएटिव हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन एलिमेंट्स को मैं लिख सकता हूं n प्लस m प्लस p और टाइम्स a, राइट। और फिर इसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि अब a को मैं अगर अंडर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा n प्लस m टाइम्स a प्लस p टाइम्स a, राइट। और फिर क्लियरली आपके पास ये आ जाएगा कि ये इक्वल है n टाइम्स a प्लस m टाइम्स a और प्लस p टाइम्स a। तो यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन जो है वो इस सेट के अंदर अलाउड है, राइट। इस सेट के अंदर अलाउड है ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन। तो सेकंड कंडीशन ये है कि h इज एसोसिएटिव। अब किसी सेट को एसोसिएटिव कहने का क्या मतलब है कि उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हमें ये चाहिए कि इस सेट के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी मौजूद होना चाहिए। अब सेट क्या है? सेट में दोबारा लिख देता हूं n टाइम्स a, n जो है वो एक इंटीजर है। अब इंटीजर में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? नेगेटिव, पॉजिटिव, होल नंबर्स और जीरो भी मौजूद है। तो अगर मैं जीरो लूं इंटीजर्स के सेट में से, तो अगर n को मैं जीरो लूं तो n टाइम्स a जो है वो जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब है जीरो डेफिनेटली h के अंदर मौजूद है। ओके, अब अगर मैं
इसको अगर ऐड करूं 0 को किसी भी और एलिमेंट के अंदर, ओके, n टाइम्स a कोई सा एलिमेंट है h के अंदर और इसके अंदर मैंने 0 ऐड किया। अब 0 को मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि n टाइम्स a प्लस 0 टाइम्स a, राइट। 0 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा ना, राइट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं n टाइम्स a प्लस 0 टाइम्स a लिख दूं, राइट। तो इसके बाद मैं ये कर सकता हूं कि अब इसको मैं लिख सकता हूं n प्लस 0 टाइम्स a, ओके। तो आपके पास n प्लस 0 जो है वो n ही आएगा, तो आपके पास n रिजल्ट जो है वो n टाइम्स a आ जाएगा, ओके। या आप यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि n टाइम्स a जो है वो प्लस 0 जो है वो n टाइम्स a के ही इक्वल आएगा, ओके, एज लॉन्ग एज ये आपके लिए सेंस बनाता है कि ये एडिशन कैसे हो रही है, ओके। सो n टाइम्स a जो है उसमें 0 ऐड किया तो आपके पास रिजल्ट n टाइम्स a आ गया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की यही तो प्रॉपर्टी है कि जब उसको किसी और एलिमेंट में ऐड करें तो आपके पास वो एलिमेंट चेंज ना हो, एलिमेंट वही वापस आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो है, 0 in h is the identity element, identity element of h, ओके। अब अगर लास्ट कंडीशन की मैं बात करूं तो लास्ट कंडीशन में मेरे पास ये होता है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स मेरे पास मौजूद होना चाहिए, ओके। अब अगर मैं n टाइम्स a कोई एलिमेंट लेता हूं h में से, तो अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है लेट्स से, ओके, तो माइनस n टाइम्स a जो है वो भी h में मौजूद है, ओके। n एक अगर इंटीजर है तो उसका जो नेगेटिव होगा वो भी इस सेट में मौजूद है, राइट, क्योंकि हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अगर अब इन दोनों एलिमेंट्स को मैं ऐड करूं n प्लस माइनस एन ए, राइट, अब इनको कैसे ऐड करूंगा, n माइनस एन टाइम्स a, और ये आपके पास n माइनस एन क्लियरली 0 आ जाएगा, 0 टाइम्स a तो ये 0 हो जाएगा, ओके। तो n a में मैंने माइनस एन ए ऐड किया तो मेरे पास आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है माइनस एन ए जो है वो n a का इनवर्स है, राइट। इसी तरह आप इसको लेफ्ट साइड से या राइट साइड से किसी भी साइड से लेके चेक कर सकते हैं कि ये इनवर्स है। आइडेंटिटी को भी आप राइट से भी ऐड कर सकते हैं, ओके। तो ये आपके पास फोर्थ कंडीशन जो है, किसी भी एलिमेंट n a का इनवर्स जो है उसका नेगेटिव होगा, राइट। तो ये आपके पास हर एलिमेंट का इनवर्स भी इस सेट में मौजूद है। जैसे अगर आप कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेना चाहें तो आपके पास अगर 2a इस सेट में है तो माइनस 2a भी इसी सेट में मौजूद है, क्योंकि n कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इन दोनों को आपस में ऐड करूंगा तो आंसर 0 आएगा, राइट। इसी तरह 3a माइनस 3a और कोई भी इस तरह की आप एग्जांपल लेके अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है इसकी सेंस बनती है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट जो h का है उसका एडिटिव इनवर्स भी इस सेट में मौजूद है। तो हमारे पास चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये है कि h n टाइम्स a, मतलब कोई एलिमेंट आप लें ग्रुप का, उसके सारे के सारे मल्टीपल्स, इंटीजर मल्टीपल्स जो हैं वो इस सेट के अंदर अगर रखेंगे तो ये एक सब ग्रुप बनाएगा। तो h इज अ ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप है और ये सब ग्रुप भी है। किसका सब ग्रुप है, एंड इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। इसको हमने, इसके एलिमेंट्स को हमने लिया है ग्रुप G में से, तो ये एक सब ग्रुप बनेगा। अब आप इसको प्रूव करने के लिए सब ग्रुप क्राइटेरिया भी यूज कर सकते थे। जाहिर है आप जो हमने कंडीशन देखी कि अगर दो एलिमेंट्स हम लें किसी सेट में से और एडिशन के केस में a माइनस बी जो है वो बी सेट में मौजूद हो और सेट जो है वो इटसेल्फ ग्रुप का सबसेट हो तो वो सब ग्रुप बन जाएगा एक कंडीशन चेक करने से। लेकिन ये चारों कंडीशन मैंने इसलिए चेक की हैं और यही मैं सब ग्रुप के लिए भी चेक कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे पास एक्चुअल में जो ग्रुप है उसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं और उनके इन्वर्सेस कैसे हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट्स कैसे हैं, राइट। तो ये आपके पास एज जो है जो हमने इस तरह बनाया है कि कोई भी एलिमेंट लें ग्रुप का, उसके सारे के सारे इंटीजर मल्टीपल्स अगर आप एक सेट में रखेंगे तो वो आपके पास एक ग्रुप बनाएगा। तो ये जो एज जो है
इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं हमने एक एलिमेंट ए हमने ग्रुप में से लिया तो उससे जनरेट किया ये हमने। तो इसका कोई भी एलिमेंट जो है एज का वो ए से मिलके बना है, राइट। तो इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ ए, ये आपके पास एक ग्रुप बनाएगा, ये हमेशा एक ग्रुप बनाएगा। हमने यहाँ पे कोई भी कंडीशन अज्यूम नहीं की। अगर आपके पास बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो तो वो हमने लास्ट क्लास में प्रूव कर दिया था कि अगर एज में ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन हो तो आपके पास वो भी हमेशा ग्रुप बनाएगा, राइट। अब ऐसे ग्रुप्स को हम साइक्लिक सब ग्रुप्स कहते हैं। साइक्लिक सब ग्रुप्स क्यों कहते हैं कि हमने कोई भी सेट लिया, कोई भी ग्रुप लिया, उसमें एक एलिमेंट लिया, सिर्फ एक एलिमेंट, ओके, उससे हमने एक पूरा सेट जनरेट किया और वो सेट जो है उसको हमने प्रूव कर दिया कि वो ग्रुप है। तो एक एलिमेंट से जनरेट होने वाले जो सेट्स हैं और जो ग्रुप्स हैं उनको हम साइक्लिक सब ग्रुप्स कहते हैं, राइट। अब इसमें मजीद हम एग्जांपल्स कुछ देखते हैं कि ये साइक्लिक सब ग्रुप्स कैसे होते हैं और किन ग्रुप्स के कौन से साइक्लिक सब ग्रुप्स होते हैं, राइट। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ग्रुप है लेट्स से रैशनल नंबर्स का, ओके। अब हम ग्रुप लेते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाता है, रैशनल नंबर्स का जो सेट है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास डेफिनेटली एक ग्रुप बनाता है, ये हम चेक कर चुके हैं। अब रैशनल नंबर में से कोई सा भी एलिमेंट ले लें एक, लेट्स से मैं ए ले लेता हूं 3, ठीक है। अब ए अगर हमारे पास 3 हो तो 3 से मैंने सेट जनरेट करना है। तो अब हमारे पास अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होगा तो हमारे पास सेट जो है वो पावर्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये मैंने आपको बताया कि अगर ऑपरेशन एडिशन का होगा तो हम ऐड करेंगे नंबर्स को, तो 2 + 2 जो है वो 2 × 2 के इक्वल है, 2 + 2 + 2 जो है वो 3 × 2 के इक्वल है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर्स को इंटीजर्स के साथ। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा तो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी पावर्स आती जाएंगे हमारे पास। तो अगर आपके पास एडिशन का ऑपरेशन है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, 2 + 2 जो है वो 2 × 2 के इक्वल है, 2 + 2 + 2 जो है वो 3 × 2 के इक्वल है। तो इंटीजर्स को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उनके सारे सम्स आ जाएंगे, राइट। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो 3 × 3 जो है वो 3² के इक्वल है। इसी तरह आपके पास और पावर्स लेंगे 3 × 3 × 3 तो आपके पास आ जाएगा 3³ और आप इसी तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एडिशन का ऑपरेशन है तो नंबर्स को ऐड करेंगे। तो अगर नंबर्स को ऐड करेंगे तो सेट जो है वो जो एलिमेंट लेंगे आप ग्रुप में से उसके इंटीजर मल्टीपल्स आएंगे। और अगर आप सेट जो है उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो आपके पास जो भी एलिमेंट ए लेंगे उसकी पावर्स आएंगी। तो अब एज जो है वो क्या बनेगा, एज बनेगा 3 की सारी इंटीजर पावर्स, एन जो है वो कोई भी इंटीजर है, ओके। अब आपने ये देखना है कि इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट को मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूं। अब 3⁻1 जो है वो 3 होता है, 3² हमारे पास 9 होता है, 3³ मेरे पास 27 आ जाएगा, 81 इसमें आ जाएगा और इसी तरह बाकी एलिमेंट्स भी इस सेट में मौजूद हैं, राइट। अब इसके अलावा 3⁻0 भी तो मैं कर सकता हूं। तो 3⁻0 क्या है, वो 1 आ जाएगा। अब इसके अलावा क्या कर सकता हूं, 3⁻1 कर सकता हूं, तो वो मेरे पास 1/3 आ जाएगा। 3⁻2 कर दूंगा तो मेरे पास 1/9 आ जाएगा और इसी तरह बाकी एलिमेंट्स मेरे पास इस सेट में आ जाएंगे, राइट। तो इस सेट में मेरे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, इस सेट में 3 की पावर्स हैं, इंटीजर पावर्स हैं, ओके। तो अगर n कोई भी इंटीजर हो तो 3 की पावर्स लेते जाएं तो ये आपके पास इस सेट में आ जाएंगे, ओके। अब इस सेट में मैंने ये एलिमेंट्स हैं मेरे पास, मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं कि ये जो सेट है ये भी एक ग्रुप बनाता है। ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का, ओके। अब सबसे पहले जो मैंने चीज चेक करनी है
वो ये कि मैं इसके ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करता हूँ वो सेट एच के ऊपर क्लोज्ड है, यानी कोई से दो एलिमेंट्स लूँ मैं एच के अंदर तो उनका जो बाइनरी ऑपरेशन है, जो इस केस में मल्टीप्लिकेशन है, वो भी इस सेट में मौजूद होना चाहिए। तो मेरे पास है लेट्स से 3 टू द पावर n, तो ये फर्स्ट कंडीशन है आपके पास, और n कोई सा इंटीजर है, 3 को चेंज नहीं कर सकता, राइट। अब इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, लेट्स से आप ले लें 3 टू द पावर m, ओके। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 टू द पावर n टाइम्स 3 टू द पावर m। तो आपको पता है कि नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं उनकी पावर्स होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब n एक इंटीजर है, m भी एक इंटीजर है, n और m जो है उनको ऐड करेंगे तो भी एक इंटीजर आ जाएगा। तो रिजल्ट में मेरे पास क्या आ रहा है, 3 टू द पावर एक इंटीजर। तो ये डेफिनेटली एक h का एलिमेंट होगा, क्योंकि h में हम 3 की कोई भी पावर ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर पावर ले सकते हैं हम इस सेट h के अंदर, ओके। तो इसका मतलब यह है कि कोई से दो एलिमेंट्स को इस सेट में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट जो है वो भी इसी सेट में आएगा, ओके। अब सेकंड कंडीशन में अगर मैं चेक करूं तो इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएटिव होने चाहिए। अब ये भी बहुत आसान कंडीशन है, तीन एलिमेंट्स ले लें, 3 टू द पावर n और 3 टू द पावर m और 3 टू द पावर p, लेट्स से, ओके, राइट। तो अब इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए वही डेफिनेशन यूज करूंगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3 टू द पावर m प्लस p, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास पावर्स ही ऐड हो जाएंगी, तो n प्लस m प्लस p, राइट। अब ये n, m और p इंटीजर्स हैं, राइट। इंटीजर्स का जो सेट है वो खुद एक ग्रुप बनाता है, इसका मतलब है इंटीजर्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएटिव होंगे। तो इनकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मैं यूज करके यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ n प्लस m प्लस p, क्योंकि इंटीजर्स एसोसिएटिव हैं, किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद मैं ऑफ कोर्स वापस इनको ओपन कर लेता हूँ, तो 3 टू द पावर n प्लस m टाइम्स 3 टू द पावर p, ओके। अब 3 टू द पावर n प्लस m को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर n टाइम्स 3 टू द पावर m और टाइम्स 3 टू द पावर p। तो हमने ये चेक कर लिया कि हम इसमें ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं सेकंड कंडीशन में, जब भी तीन एलिमेंट्स, कोई से तीन एलिमेंट्स इस सेट में मल्टीप्लाई करूं तो उसमें ब्रैकेट चेंज का जो ऑपरेशन है वो अलाउड है। तो इसका मतलब है एज जो है वो एसोसिएटिव है, ओके। सो एज जो है हमारे पास एसोसिएटिव है, ओके। तो हमारे पास दो कंडीशंस चेक हो गई हैं, हमारे पास दो ही कंडीशंस बाकी रह गई हैं। वो कंडीशंस कौन सी, हमने ये चेक करना है कि ये जो सेट H है इसके अंदर एक आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और हमने ये भी चेक करना है कि हमारे पास इस सेट के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद है, ओके, राइट। अब हम इसमें थर्ड कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो थर्ड कंडीशन मेरे पास ये है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। सेट कौन सा है, सेट दोबारा लिख देता हूँ, सेट है 3 टू द पावर n और n कोई सा एक इंटीजर है, राइट। ये सेट किससे जनरेट हो रहा है, ये एलिमेंट 3 से जनरेट हो रहा है, और 3 मैंने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में से लिया हुआ है, ओके। तो अब ये हमारे पास 3 टू द पावर n जो है इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। अब आपको मैंने अभी बताया कि इसमें 3 टू द पावर 0 भी मौजूद है, और 3 टू द पावर 0 जो है वो 1 होता है, एनी पॉजिटिव नंबर टू द पावर 0 जो है वो हमारे पास 1 होता है, ओके। तो अब हमारे पास 3 टू द पावर n है। अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 3 टू द पावर 0 से तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 3 टू द पावर n प्लस 0, राइट। तो फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 टू द पावर n। इसका मतलब है 3 टू द पावर 0 को मैं किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं इस सेट के अंदर तो मेरे पास आंसर जो है वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। जैसे मैं 3 टू द पावर 2 से 3 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 9, जो कि 3 टू द पावर 2 के इक्वल है, ओके। तो अब इस सेट के अंदर मैं किसी भी एलिमेंट को 3 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करूं
तो मेरे पास आंसर जो है वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। ओके, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 to the power 0 जो है वो इस सेट के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, सो 3 to the power 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच, राइट। अब इसके बाद फाइनल हमारे पास ये है कि हमारे पास सेट मौजूद है। ओके, सेट हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी होना चाहिए। ओके, अब अगर मैं कोई सा एलिमेंट लेता हूं इसमें 3 to the power n, और n जो है वो कोई सा भी इंटीजर है, राइट, तो 3 to the power -n भी तो इसमें मौजूद होगा। अब इन दोनों एलिमेंट्स को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं, 3 to the power n को 3 to the power -n से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास आ जाएगा 3 to the power n minus n, सो मेरे पास आ जाएगा 3 to the power 0। अब इनवर्स की क्या डेफिनेशन है कि जब 3 to the power n जैसे इस केस में उसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, राइट। तो मैंने 3 to the power n को 3 to the power -n से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर जो है वो 3 to the power 0 आ गया, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है इस सेट के अंदर, जो कि 1 है ऑफ कोर्स। ओके, तो इसको अगर आप एक एग्जांपल से देखना चाहें तो 3 स्क्वायर इस सेट में मौजूद है जो कि 9 है। इसी तरह 3 to the power -2 भी इस सेट में है जो कि 1/9 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें 9 और 1/9 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है इस सेट के अंदर मौजूद है, आइडेंटिटी खुद अपना इन्वर्स होती है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि चारों कंडीशंस जो हैं एक ग्रुप के लिए या सब ग्रुप के लिए हमने प्रूव कर दिए कि एच को हमने एक ग्रुप प्रूव कर दिया। सो ये सेट जो है जो जनरेट हो रहा है 3 से इज अ ग्रुप, ठीक है। अब ये सेट हमने बनाया कैसे? ये सेट हमने बनाया है 3 को लेके रैशनल नंबर्स में से, और उससे ये सेट हमने जनरेट किया, उसकी सारी पावर्स ली हैं। तो इसका ये मतलब भी होता है कि एच जो है इज अ सब ग्रुप ऑफ क्यू, और इस सब ग्रुप को क्या कहेंगे? इस सब ग्रुप को साइक्लिक सब ग्रुप कहेंगे, राइट। तो ये हमारा एच जो है ये साइक्लिक सब ग्रुप है ग्रुप क्यू का। ओके, ये रैशनल नंबर्स का एक साइक्लिक सब ग्रुप है। ओके, तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई सा ग्रुप है आपके पास, उसका कोई एक एलिमेंट ले लें, कोई सा एक एलिमेंट ले लें, उससे आप जो भी सेट जनरेट करेंगे वो हमेशा ग्रुप बनाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक ग्रुप के बहुत सारे सब ग्रुप्स हो सकते हैं। तो ये जो साइक्लिक सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट है ये आपको एक वैरायटी ऑफ सब ग्रुप्स दे रहा है। किसी भी ग्रुप के लिए कोई सा एलिमेंट चूज करें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ग्रुप आ जाएगा, और वो सब ग्रुप हो जाएगा उस ग्रुप का। कोई सा एक एलिमेंट चूज कर लें, उससे जो सेट आप जनरेट करेंगे वो आपके पास उस ग्रुप का सब ग्रुप बन जाएगा, राइट। और अब मैं ये नहीं कहता कि हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिफरेंट सब ग्रुप आएगा, लेकिन हमारे पास बहुत सारे सब ग्रुप्स आ जाएंगे, राइट। अब थोड़ा सा हम एक दो एग्जांपल्स और लेके फिर हम इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं। आपका आज का लेक्चर भी हो आई थिंक इसी डिस्कशन पे क्लोज हो जाएगा। हमारे पास दो मैंने ग्रुप्स की अभी तक बात की है, अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर्स की बात कर ली है, रैशनल नंबर्स की बात कर ली। अब मैंने एक एलिमेंट उसमें से चूज किया था। इंटीजर में से आप कोई सा और एलिमेंट चूज करके देखें। अगर आप 3 चूज करेंगे तो आपके पास 3 के सारे मल्टीपल्स आ जाएंगे, राइट। सो 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर आपके पास 12 आ जाएगा, इसी तरह, और इनके सारे नेगेटिव्स भी आ जाएंगे। ये भी आपके पास ग्रुप बनाएगा। 4 चूज कर लें उसके लिए भी ग्रुप आ जाएगा, 5 के लिए भी ग्रुप आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप Z को ले लें, उसके अंदर आपके पास आपको इनफाइनाइटली मैनी सब ग्रुप्स मिल रहे हैं, राइट। Q ले लें, Q के आप एक एलिमेंट चूज करते जाएं, आपके पास सब ग्रुप्स बनते जाएंगे, बहुत सारे सब ग्रुप्स बन जाएंगे। ओके, अब इस डिस्कशन को हम फाइनाइट ग्रुप्स की तरफ लेके आते हैं।
मेरे पास ग्रुप था Z, वो भी इनफाइनाइट है, Q भी इनफाइनाइट है। अब R की भी इसमें बात कर सकते हैं, वो भी इनफाइनाइट है। बहुत सारे आपके जो भी ग्रुप्स हैं इनफाइनाइट, उनकी आप बात कर सकते हैं, उनके बहुत सारे सब ग्रुप्स आ जाएंगे। अब मैं कुछ फाइनाइट ग्रुप्स की बात करता हूँ। फाइनाइट ग्रुप्स में मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे मॉडुलो ग्रुप से। ठीक है, मॉडुलो ग्रुप्स के कॉन्सेप्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको पता है मॉडुलो ग्रुप्स क्या होते हैं, तो इसमें मैं लेट्स से Z4 की बात करता हूँ। ठीक है, Z4 में मेरे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, Z4 क्या है? इंटीजर्स मॉडुलो 4। सेट ऑफ इंटीजर्स लेना है, उसको 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर इस सेट में लिख देना है, और इसकी और भी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन भी आपको पता है। ओके, अब इस सेट में से मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूं और उससे मैं एक सेट जनरेट करता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मॉडुलो एडिशन है, तो जो नया मैं सेट बनाऊंगा उसके अंदर भी यही बाइनरी ऑपरेशन यूज करूंगा। अगर मेरे पास Z था तो उसमें एलिमेंट्स को मैंने ऐड किया था, हमारे पास Q था, एलिमेंट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया था। अगर मैं Z4 की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर मैं एलिमेंट्स को मॉडुलो एडिशन के ऊपर परफॉर्म करूंगा। अब मैंने अगर ले लूं 2 ले लूं Z4 में से, अब मैंने सेट फाइंड करना है जो 2 से जनरेट हो रहा है। ओके, ऐसा सेट फाइंड करना है जो Z4 में 2 से जनरेट हो रहा है। अब 2 से जनरेट होने वाला कौन सा सेट है? 2 खुद उसमें आएगा, फिर 2 + 2 और मॉडुलो करना है, राइट। 2 + 2 है तो ये 4 आ जाएगा, तो 4 मॉडुलो 4, ये आपके पास 0 आ जाएगा, राइट। 2 + 2 ऐड किया, 4 से डिवाइड किया, आपके पास आंसर जो है रिमाइंडर में वो 0 आएगा। अब 2 आ गया और 4 आ गया, 4 हमारे पास 0 आ गया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इसको ऐड करूं 3 टाइम्स, 2 + 2 + 2 6 आ जाएगा। 6 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आपके पास फिर 2 आ जाएगा। ओके, फिर 2 + 2 + 2 + 2 यानी 8 आ जाएगा, और 8 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है जो 2 से जनरेट हो रहा है, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0 और 2। ओके, तो ये 2 से जनरेट होने वाला सेट है, इसको आप H कह दें। ओके, सो ये सेट क्या है? ये मैंने जनरेट किया 2 से। कैसे जनरेट किया? मॉडुलो एडिशन, जो भी बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप के ऊपर होगा उसी को यूज करके ये ग्रुप आप जनरेट करेंगे। ओके, अब ये जो सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो क्या ये ग्रुप बनाएगा? ये हम प्रूव कर चुके हैं, कोई भी आपके पास सबसेट होगा वो ग्रुप बनाएगा, लेकिन चलें इसको भी हम देख लेते हैं क्या ये ग्रुप बनाएगा या नहीं। ओके, तो ये हमारे पास सेट है, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं 0 और 2, तो ये हमने चेक करना है कि क्या ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। ओके, तो अब सबसे पहली कंडीशन ये है कि 2 एलिमेंट्स इस सेट में लें, उनको ऐड करें, तो आंसर जो है इसी सेट में आना चाहिए, मॉडुलो एडिशन। ओके, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है सेट के ऊपर। तो अब 0 + 2 जो है वो उसका रिमाइंडर 4 को डिवाइड करने से 2 आएगा। 2 + 2 4 है, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये आप चेक कीजिएगा, हमने पहले भी ये चेक की हुई हैं कंडीशंस कि अगर आप कोई से 2 एलिमेंट्स इस सेट में ऐड करेंगे तो आंसर भी इसी सेट में आएगा, राइट। अब इसमें सेकंड कंडीशन जो है वो हमारे पास एसोसिएटिविटी की। ये दोनों एलिमेंट Z4 में आ रहे हैं, Z4 इटसेल्फ एसोसिएटिव है, तो ये दोनों एलिमेंट्स भी एसोसिएटिव होंगे। और थर्ड कंडीशन में ये कंडीशंस आप प्लीज जरूर लिखिएगा, जो भी मैं आपको कह रहा हूं, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इनको लिखिएगा। मैंने आपको ये पहले करके काफी बार बता चुका हूं, Z3 के लिए, Z4 के लिए, Z5 के लिए, Z2 की इवन हमने बात की थी, Zn की भी हम बात कर चुके हैं, Zp की भी बात कर चुके हैं। तो ये आपके लिए ये कॉन्सेप्ट्स ये आप खुद आप रिवाइज कर सकते हैं, ये आपके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या है? इस सेट में अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। 0 जो है वो H के अंदर मौजूद है,
अब 0 को आप किसी भी और एलिमेंट में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर वही एलिमेंट वापस आ जाएगी। जैसे 0 + 2 जो है वो 2 ही है, मॉड्यूलो एडिशन की बात हो रही है। जब भी एडिशन यहाँ लिख रहा हूं तो मॉड्यूलो एडिशन की बात हो रही है। और फोर्थ में हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास हर एलिमेंट का इनवर्स इसमें मौजूद होना चाहिए। 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट खुद ही अपना इनवर्स होती है। 2 का इनवर्स क्या होगा? 2 का इनवर्स 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 2 + 0 जो है वो हमेशा 2 आएगा, और 2 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट को तो इक्वल नहीं है, तो ये इनवर्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो फिर 2 का इनवर्स खुद 2 ही हो सकता है, तो 2 + 2 जो है वो 4 है, और 4 को जब आप मॉड्यूलो 4 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आएगा। ओके, तो ये परसेंटेज साइन में मॉड्यूलो एडिशन के लिए पहले से यूज कर चुका हूं, तो आप इसको देख लीजिएगा कि 4 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी इसमें मौजूद है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, ये क्लोज्ड भी है अंडर मॉड्यूलो एडिशन, और इसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स एसोसिएटिव भी हैं। तो एज जो है वो एक सब ग्रुप बनेगा, राइट? एज जो है वो खुद एक ग्रुप बन जाएगा, इज अ ग्रुप, और ये सब ग्रुप भी है। किसका ग्रुप सब ग्रुप है? एज इज ऑल्सो अ सब ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ Z4। ठीक है, तो मॉड्यूलो केस में हमने एक एलिमेंट लिया, उससे जनरेट किया सेट, तो वो आपके पास जो है वो सब ग्रुप बन गया। तो इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट ग्रुप्स के लिए कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, ये आपके पास फाइनाइट ग्रुप्स में भी ट्रू हो सकती है कि आपके पास फाइनाइट ग्रुप है, उसमें से भी कोई एलिमेंट लेंगे तो वो भी सब ग्रुप बनाएगा, राइट? कोई सा भी ग्रुप होगा, उसका कोई भी एलिमेंट लेंगे, उससे जो भी आप सेट जनरेट करेंगे वो हमेशा सब ग्रुप बनाएगा उस ग्रुप का, राइट? तो ये हमारे पास डिस्कशन है। और कोई सा ग्रुप हो, मैं फिर रिपीट कर देता हूं इसको, कोई सा ग्रुप हो, उसके अंदर आप कोई सा एक एलिमेंट लें, उससे जो सेट जनरेट होगा वो सेट हमेशा उस ग्रुप का सब ग्रुप बनेगा। ओके, तो ये आपने मॉड्यूलो ग्रुप्स की हमने बात कर ली। अब एक और मॉड्यूलो ग्रुप करके तो फिर इस डिस्कशन को हम क्लोज करते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम हम इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी कुछ देखेंगे। ओके, सो एक और ग्रुप की लेट्स से हम थोड़ा सा बड़ा मॉड्यूलो ग्रुप ले लेते हैं, Z8। Z8 में क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, अब इसमें कोई एक एलिमेंट ले लें, लेट्स से मैं इसमें ले लेता हूं 4। ओके, सो मैंने 4 एलिमेंट ले लिया Z8 में से। ठीक है, अब 4 से जनरेट होने वाला मैंने सब ग्रुप बनाना है। तो 4 से जनरेट होने वाला सेट कौन सा है? अब 4 में एलिमेंट्स 4 को मैंने ऐड करना है, उससे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वही आप मैंने एक सेट में लिखने हैं। तो सेट जो है H, उसमें कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं? मैं 4 तो इटसेल्फ इसमें मौजूद होगा, 4 + 4 जो है वो 8 होता है, और 8 जो है मॉड्यूलो 8 जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, 4 + 4 मॉड्यूलो एडिशन है, तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 4 + 4 + 4 ये 12 हो जाएगा। ठीक है, आप 12 को 8 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 4 आएगा, और इसी तरह फिर आप 16 आ जाएगा, 16 को 8 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसके अलावा कोई भी सबसेट इसमें मौजूद नहीं, सॉरी, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। तो ये आपके पास इस सेट के अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं। अब इसको चेक कीजिएगा कि क्या ये ग्रुप बनाता है या नहीं। ये बहुत इजी है, ये लास्ट एग्जाम्पल की तरह, इसलिए मैं इसको आगे लेके नहीं चलता हूँ। एक और एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, लेट्स से 5 Z8 में से। अब 5 के अंदर कौन से एलिमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं? तो 5 में 5 तो डेफिनेटली आएगा। इसके अलावा क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं? 5 + 5 हमारे पास 10 होता है। 10 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे
तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 2 आएगा, ठीक है। फिर आपके पास 5 प्लस 5 जो है वो आ जाएगा 15। 15 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 7, राइट। फिर आपके पास 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, आपके पास 20 आ जाएगा। 20 का रिमाइंडर 8 से 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 25 है, 25 का रिमाइंडर 8 से 1 आ जाएगा। और फिर आपके पास 30 है और 30 का रिमाइंडर 8 से आपके पास आ जाएगा 6। और फिर आपके पास फाइनल में है 35, और 35 का रिमाइंडर अगर आप लेंगे, सॉरी मैं ये कर देता हूँ, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये 25 हो जाएगा। 25 को 8 से आप डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। और फिर आपके पास 30 है, हाँ 30 है आपके पास। 30 को आप जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 6, ओके। और फिर आपके पास है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5, ये 35 है, राइट। तो हमारे पास 30 का रिमाइंडर जो है वो 6 है। 35 जो है उसको आप देखेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 35 को 8 से डिवाइड करना है हमने, तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 3, ओके। अब इसके बाद 40 है, तो आपके पास 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, और ये आप ऐड करें 8 टाइम्स, ठीक है। आपके पास 40 आ जाएगा। 40 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, ओके। तो आपके पास इस एलिमेंट, इस सेट में 0 भी मौजूद है। तो इस सेट को अगर मैं लिखूं 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5 6 7 8, अब ये सेट जो है इसको कंपेयर करें Z8 से, तो ये आपके पास Z8 के इक्वल आ गया। अब ये हमारे पास बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आ गई, और यही डिस्कशन जो है यही हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स की बेस बनेगी। तो अब Z8 जो है उसमें मैंने एक एलिमेंट लिया, और उस एलिमेंट से जो मैंने सेट जनरेट किया, वो सेट जो है वो खुद Z8 के इक्वल है। तो Z8 खुद भी तो अपना सब ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट मैंने, ये पॉसिबल है कि कोई एक एलिमेंट लूं मैं किसी सेट में से, तो हमारे पास जो उस एलिमेंट से जनरेट होने वाला सेट है वो ग्रुप के इक्वल आ जाए, राइट। जैसे इस केस में मैंने एक एलिमेंट लिया 5, उससे मैंने एक सेट जनरेट किया, और वो सेट जो है वो खुद ग्रुप के इक्वल आ गया, राइट। तो ये पॉसिबल है, और ग्रुप खुद अपना सब ग्रुप होता है, तो ये भी Z8 का एक सब ग्रुप है। इस डिस्कशन को मैं मजीद कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज के लिए हम इस लेक्चर को समराइज करते हैं कि हमने आज इस लेक्चर में क्या किया, राइट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने साइक्लिक ग्रुप की डिस्कशन को स्टार्ट किया, और साइक्लिक सब ग्रुप की सबसे पहले मैंने बात की। तो साइक्लिक सब ग्रुप क्या होता है, आप एक ग्रुप लें, कोई सा एक ग्रुप लें, उसमें आप एक एलिमेंट चूज कर लें, कोई सा एक एलिमेंट आप चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, आप कोई सा एक एलिमेंट चूज करें। उस एलिमेंट से जो आपका सेट जनरेट होगा, सेट कैसे जनरेट होगा, अगर आपके पास एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है तो आप उस एलिमेंट को ऐड करके जो सेट जनरेट करते हैं। तो आपके पास ये बात हुई थी, अगर आपके पास ग्रुप है और वो ग्रुप अंडर एडिशन है, तो आप कोई सा एक एलिमेंट ले लें ग्रुप में से, कोई सा एलिमेंट, तो इससे आपका जो सेट जनरेट हो रहा है वो इंटीजर मल्टीपल्स हैं इस एलिमेंट के, तो n जो है वो इंटीजर है, राइट। इसी तरह अगर आपके पास बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो आपके पास जो सेट बनेगा वो बनेगा पावर्स ऑफ द एलिमेंट, और n जो है अगेन एक इंटीजर है।
इसी तरह बाइनरी ऑपरेशन चेंज करेंगे तो ये जो नोटेशन है ये भी चेंज होगी, लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो नया सेट है ये एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, इंटीजर मल्टीपल्स उसके या इंटीजर सम्स, इसके अलावा हम कोई उसकी चीज नहीं ले रहे, सिर्फ वही एलिमेंट यूज हो रहा है। ओके, तो ये जो सेट है ये मैंने ए से जनरेट किया अंडर एडिशन, ये भी सेट मैंने ए से ही जनरेट किया, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो ये आप जो आपके पास नया सेट बनेगा, इसको हमने प्रूव किया कि ये हमेशा सब ग्रुप बनेगा। ओके, तो कोई सा ग्रुप लेंगे, उसके अंदर कोई सा एक एलिमेंट लेंगे, उससे जो आपका सेट बनेगा, जो सेट उससे जनरेट होगा, वो हमेशा आपके पास एक सब ग्रुप बनेगा। तो इससे हमें एक मशीनरी मिल गई कि आप कोई सा ग्रुप हो उसके आप बहुत सारे सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, राइट। एक एलिमेंट चूज करते रहें, उससे आपका जो सेट जनरेट हो रहा है वो आपके पास सब ग्रुप होगा, राइट। तो ये मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप्स फाइंड करने का। बहुत सारे सब ग्रुप्स इससे आपको मिल जाएंगे। ओके, अब फिर हमने कुछ एग्जांपल्स की बात की। एग्जांपल्स में हमने क्या बात की, हमने स्टार्ट किया, लेट्स से इंटीजर्स का सेट लिया, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, 2 एक एलिमेंट लिया, उससे जनरेट होने वाला सेट को हमने प्रूव किया सारी कंडीशंस के साथ कि वो एक ग्रुप बनाएगा और वो सब ग्रुप होगा इंटीजर्स का। फिर हमने रैशनल नंबर्स की बात की, उसमें एक एलिमेंट चूज किया 3, और 3 से जो जनरेट होने वाला सेट है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोर्स, उसको हमने प्रूव किया कि वो भी एक सब ग्रुप बनेगा रैशनल नंबर्स का। ओके, फिर हमने फाइनाइट ग्रुप्स की तरफ आ गए। फाइनाइट ग्रुप्स में हमने Z4 की बात की, Z4 में एक एलिमेंट लिया, उससे जो जनरेट होने वाला सेट है वो भी सब ग्रुप बनाता है। इसी तरह फिर हमने Z8 के बात की, तो Z8 में हमारे पास हमने सबसे पहले एलिमेंट लिया 4, उससे जनरेट होने वाले सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे, वो हमने चेक किया कि वो एक सब ग्रुप है, और ये आपके लिए एक एक्सरसाइज भी है, उसको आप प्रिसाइजली चेक करें। हमने पहले से ये कंडीशंस बहुत बार चेक की हुई हैं। फिर हमने एक और एलिमेंट लिया, उसमें से एलिमेंट था मेरे पास 5 से मैंने सेट जनरेट किया, तो हमारे पास ग्रुप वापस आ गया। तो मैं इस डिस्कशन को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ कि ये पॉसिबल है कि आप ग्रुप में से एक एलिमेंट लें, तो उससे जो जनरेट होने वाला सेट है वो खुद ग्रुप ही बन जाए, राइट। इसी पॉइंट को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे लेके चलूंगा, आपको 1-2 एग्जांपल्स और सब ग्रुप्स की बता के, फिर ये मेन एम्फेसाइज पॉइंट होगा कि ये पॉसिबल है कि हमारे पास हम कोई ग्रुप लें, उसका कोई एलिमेंट लें, वो एलिमेंट से जो मैं सेट जनरेट करूं वो खुद ग्रुप बन जाए, राइट। वो मेरे पास एलिमेंट हो, उससे जनरेट होने वाला सेट ग्रुप का जो ओरिजिनल सेट है उसके इक्वल आ जाए। तो इस डिस्कशन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।